हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th का एक टॉपिक जिसका नाम है सेट थ्योरी। तो सबसे पहले तो सेट थ्योरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सेट थ्योरी आखिर में है क्या। तो इसके जानने से पहले हम थोड़ा सा ये आपको बता देना चाहते हैं कि सेट थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 10th तक आपने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो पढ़ा, सुना ही नहीं था कि सेट थ्योरी भी कुछ होता है। अब रही बात सेट थ्योरी की, तो सेट थ्योरी आया कहाँ से, हम कैसे सेट थ्योरी को पढ़ते हैं, क्या इसका रिप्रेजेंटेशन है, कैसे लिखा जाता है, इन सब चीज के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन आइए हम पढ़ते हैं कि सेट थ्योरी आया कहाँ से। तो एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था, जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर। क्या नाम था? जॉर्ज कैंटोर। 1845 टू 1918, यानी इनका जन्म लगभग 1845 ईस्वी में हुआ था और 1918 में 1918 में इनके मौत हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो जॉर्ज कैंटोर थे, इन्होंने ही सबसे पहले सेट थ्योरी को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। सेट थ्योरी को क्या किया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? सेट थ्योरी के बारे में बताया था कि सेट थ्योरी आखिर में है क्या, सेट थ्योरी की डिफिनीशन क्या है, सेट थ्योरी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, सेट थ्योरी के रिप्रेजेंटेशन के तरीके कितने हैं, सेट कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ इन्होंने ही बताया था 19th सेंचुरी में। अब जब हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले जॉर्ज कैंटोर ने दिया सेट थ्योरी को 19th सेंचुरी में, तो ये सेट है क्या और इसकी यूजेस कहाँ कहाँ से, तो हम जब देख रहे हैं क्या कि 11th में, तो 11th के टॉपिक में आप देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला चैप्टर सेट थ्योरी, जो कि आता है कहाँ कहाँ आपका, एक रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन फंक्शन आपका जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, इसमें इसकी यूज है। यानी जब तक आप सेट थ्योरी नहीं जानते रहेंगे, आपको रिलेशन फंक्शन बताने में बड़ी ही दिक्कत होगी। रिलेशन फंक्शन में आपका सेट थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आएगा क्या आपका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें भी आपका सेट थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। सेट थ्योरी से इसमें एवेल्युएशन हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एवेल्युएशन किया जाता है सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी की हेल्प से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। फिर उसके बाद से आपका आएगा क्या, प्रोबेबिलिटी, जिसमें सबसे ज्यादा यूज पड़ेगा आपका सेट थ्योरी का, प्रोबेबिलिटी। और एक चैप्टर और आपका मिलता है क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। इन चारों चैप्टरों में आपकी सेट थ्योरी की बहुत ही ज्यादा यूजेस है कि सेट थ्योरी का कैसे नोटेशंस होता है, सेट थ्योरी का हेल्प से कैसे हम लोग क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं, या रिलेशंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, ये सेट थ्योरी की हेल्प से ही आप लोग बता सकेंगे। तो ये तो रहा 11th का। 12th में भी आपका रिलेशन फंक्शन मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिलेगी, उन चैप्टरों में आपका हेल्प पड़ेगा सेट थ्योरी का। यानी कि आप अगर पॉइंट केवल देखें इस तरह से कि केवल पहले चैप्टर में सेट थ्योरी है, हम नहीं भी पढ़े या टिपिकल टॉपिक है हम इसको ना पढ़े तो हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप क्लास 11 से लेकर और जब तक पढ़ेंगे, यानी टिल MSc तक आप PhD भी करना चाहते हैं, तो आपका सेट थ्योरी का आपको वहां पे भी जरूरत पड़ेगी। यानी ऐसा एक चैप्टर मिला आज आपको जो क्लास 10th तक था ही नहीं और 11 से शुरू हुआ तो अंत तक चला, जिसका नाम है क्या, आपका सेट थ्योरी। आइए तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव कि सेट थ्योरी आखिर में है क्या, सेट थ्योरी का डिफाइंड क्या है, डिफिनीशन क्या है। स्टार्ट करते हैं। तो आप पढ़े होंगे क्या, जब हम सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई भी चीज, ऐसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, पेन है, पेंसिल है, पेंसिल है, टेबल है, टेबल है, चेयर है, इन सबको हमने एक पास रख दिया। तो एक पास रखा तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। तो ये ऑब्जेक्ट्स की क्या हुई, ग्रुपिंग हुई। ये ऑब्जेक्ट्स की क्या हुई, ग्रुपिंग हुई, यानी ये ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो हम देख रहे हैं क्या, ये ग्रुपिंग ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप देख रहे हो क्या कि पेन अलग चीज है, पेंसिल अलग चीज है, टेबल अलग चीज है, चेयर अलग चीज है, ये चारों अलग अलग चीजें हैं। तो हमने ये कहा कि दिस इज द ग्रुपिंग। लेकिन अगर एक ही वेराइटी के अगर हमारे पास पेन्स हो, चाहे कह दिया क्या, रिनॉल्ड का पेन, ठीक है, पार्कर का पेन, पार्कर, ठीक है, लिंक का पेन, ऐसे अगर हम कह रहे हैं कि लिंक का पेन, तो ये है सब क्या, पेन की एक वेराइटी है। तो एक वेराइटी है, तो हमने कह दिया ग्रुपिंग ऑफ सच एलिमेंट्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन। यानी कलेक्शन का डिफिनीशन होता है क्या, द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कलेक्शन।
क्या होता है कलेक्शन का डिफिनेशन? द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कलेक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कोई आपसे पूछे कि नेम 5 बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट, तो वर्ल्ड क्रिकेट में आप 5 बेस्ट प्लेयर तो ट्रेंड में है इस समय, तो लड़के कहेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, MS धोनी, युवराज सिंह, ऐसे 5 प्लेयर्स का नाम बता देंगे। तो ये हो गया बेस्ट 5 प्लेयर्स का नाम। तो वो क्या होगा, कलेक्शन होगा। लेकिन कलेक्शन इसलिए होगा कि वो क्या है, केवल ग्रुपिंग है। अब यही चीज कहेगा क्या कि हम जब कह रहे हैं क्या कि ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कलेक्शन, और यही कलेक्शन अगर केवल क्या हो जाए, वेल डिफाइंड हो जाए। वेल डिफाइंड थोड़ा सा समझिएगा, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड माने सुपरिभाषित, सुपरिभाषित माने सबके लिए एक ही परिभाषा हो। तो हम ये कहें कि 5 बेस्ट प्लेयर, तो मैं भी वही नाम बताऊं जो तुम बताइए, जो वो बताए और चाहे वो बताए, यानी जिससे भी पूछा जाए सभी लोग एक ही तरीके का आंसर बताएं, तो उसे हम कह देंगे कि वो क्या है, सेट है, क्योंकि वो ग्रुपिंग क्या है, वेल डिफाइंड है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दे, कह दे क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स। ऑल वॉवेल्स, तो ऑल वॉवेल्स तो आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U। तो A-E-I-O-U ये सभी लोग जानते हैं। तो हम कह देंगे क्या कि वॉवेल्स की संख्या सर 5 होती है, और ये 5 सभी लोग ही बताएंगे। यानी यह क्या है, ये ग्रुपिंग तो है लेटर्स का, लेकिन क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए यह क्या होगा, सेट होगा। तो कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सेट, तो सेट कहेंगे क्या, द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट या द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड, या यूं कहें अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब कहा क्या, यानी वेल डिफाइंड, यानी कि अब हमको अगर बताना होगा आपको क्या कि सेट का डिफिनीशन बताइए सर, तो सेट का डिफिनीशन क्या हो जाएगा सर, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या लाता है, क्या आपका सेट। सेट यानी आपने 2 टर्म पढ़ा, एक पढ़ा कलेक्शन और एक पढ़ा क्या आपका सेट। तो एक पढ़ा आपने क्या, कलेक्शन, तो कलेक्शन आपने क्या पढ़ा, क्या, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसमें सेट में क्या पढ़ा आपने कि वेल डिफाइंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि आप देख रहे हो सर कि क्या कि वेल डिफाइंड यानी कि ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी चीज का, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम ग्रुपिंग लेंगे तो वह क्या होगा, कलेक्शन होगा। लेकिन वही ग्रुपिंग अगर वेल डिफाइंड होगी, वेल डिफाइंड माने सबके लिए एक ही डिफिनीशन होगा, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, उनकी सबकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, तो उसे हम क्या कह देंगे, सेट कहेंगे। तो सेट का एक और डिफिनीशन आता है क्या कि अ कलेक्शन ऑफ, देखिएगा, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी सेट, इज सेट टू बी सेट इफ every object having specific property, specific property, ये भी एक डिफिनीशन होता है क्या, यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे उस कलेक्शन में, यानी कि जितने भी ग्रुपिंग में ऑब्जेक्ट्स होंगे, उस ऑब्जेक्ट का प्रत्येक एलिमेंट क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा, तो वो क्या होगा, सेट होगा। तो देखो बहुत अच्छा डिफिनीशन है कि हम लोग अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर दें कि अगर आपसे यही पूछा जाए कि 5 बेस्ट प्लेयर, तो यह क्या है, कलेक्शन है। क्यों कलेक्शन है कि मैं बताऊंगा तो अलग बताऊंगा, वो बताऊंगा, क्या है कि सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती है, तो सभी लोग क्या बताएंगे, अलग अलग डिफिनीशन बताएंगे, तो यह क्या है, कलेक्शन है। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि क्या उस प्लेयर का नाम बताइए जो 10,000 रन बनाया हो इंडिया क्रिकेट में, यानी कह देंगे द प्लेयर हु स्कोर्ड मोर देन 10,000 इन ओडीआई क्रिकेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो हम कहेंगे क्या, पहला कौन, सब लोग जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। दूसरा बताइए बताइए, राहुल द्रविड़। तीसरा MSD, ऐसे डट 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 सभी लोग यही बताएंगे। तो जब सभी लोग यही बताएंगे तो यह क्या हो जाएगा, सेट होगा, और ये बाकी सब क्या होंगे, कलेक्शन होंगे। यस, तो हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि कह रहे थे क्या कि आप अगर जो कह देगा क्या, क्लासिफाई कीजिए आपका कलेक्शन और सेट्स को,
क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलेक्शन और सेट्स में क्या कीजिए, आप क्लासिफिकेशन कीजिए, तो आप डायरेक्टली कहेंगे क्या, द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कलेक्शन, द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कलेक्शन, बट द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट। या फिर ऐसे कहेंगे, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट इफ एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यानी हम कहेंगे क्या कि कोई भी कलेक्शन यानी कोई भी ग्रुपिंग होती है ऑब्जेक्ट की, तो उसका प्रत्येक एलिमेंट अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखे तो वो कलेक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, सेट होगा। लेकिन अगर हम कह देंगे कि केवल आपका ग्रुपिंग है तो वो क्या हो जाएगी, कलेक्शन हो जाएगी। यानी अगर इसका क्लासिफिकेशन आपको ये भी करना हो तो आप ये भी कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कह सकते हैं क्या, एवरी सेट इज अ कलेक्शन, इज अ कलेक्शन, कह सकते हैं एवरी सेट इज अ कलेक्शन, बट एवरी सेट इज नॉट अ कलेक्शन, इज नॉट अ कलेक्शन। आप ये भी कह सकते हैं क्या, यानी कि आप कह सकते हो क्या कि जितने भी आपके सेट्स होते हैं वो सब के सब कलेक्शन होते हैं, लेकिन सभी के सभी सेट कलेक्शन नहीं होंगे। तो ये तो रहा आपका क्या सर, सेट को डिफाइन करना कि सेट होता क्या है। यानी आप कुछ भी ग्रुपिंग करते हो और वेल डिफाइंड हो जाए। जैसे कि अब आपको एग्जांपल हम दे दें, कह दें क्या, ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये वेल डिफाइंड है, एक छोटा सा बच्चा, एक नर्सरी एलकेजी का बच्चा भी बताएगा ABCDEFG सर से लेकर जेड तक, ठीक है। अगर कोई कह दे कि क्या, द सेट द ग्रुपिंग ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट वॉवेल्स का AEIOU आप बता सकते हैं, तो ये सभी बताएंगे। तो ये ग्रुपिंग है, लेकिन ये क्या है, सेट है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए, आपसे अगर ये कहा दिया जाए कि द प्लेयर्स, द सेट ऑफ प्लेयर, द फेवरेट प्लेयर, ऐसे कह दे, द ग्रुपिंग ऑफ फेवरेट प्लेयर इन क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम में फेवरेट प्लेयर हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग क्या होता है, फेवरेट्स बदलते रहते हैं। कोई विराट कोहली को लाइक करता है, कोई रोहित शर्मा को लाइक करता है, तो इट इज अ कलेक्शन, नॉट वेल डिफाइंड। यह वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए केवल एक कलेक्शन होगा, सेट नहीं होगा। जब इतना हम जब जान जाते हैं, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग सेट को डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। तो सेट थ्योरी में आइए हम लोग पढ़ते हैं नोटेशन। क्या पढ़ते हैं, नोटेशन, नोटेशन ऑफ अ सेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स क्या होते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से हम कहते हैं किसी भी सेट को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं क्या, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी कैपिटल A से, कैपिटल B से, कैपिटल C से, ETC से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किसको, सेट को। यानी कोई सेट है तो हम उसको डिनोट करना होगा, तो कैसे करेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C वगैरह से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब यही बात आ जाएगी क्या, आपका एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो हम कह देंगे क्या, जो भी आपकी ग्रुपिंग होगी उसका ईच जो मेंबर होगा वही क्या होगा, उसका एलिमेंट होगा। यानी कोई भी आपका सेट होता है, जैसे कह दे क्या, द ग्रुपिंग ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ऑल वॉवेल्स में क्या हो जाएगा, AEIOU। तो इसका यह क्या है, ये मेंबर है, AEIOU, ये क्या है, वॉवेल्स है। और वॉवेल्स में क्या है, ए क्या है, मेंबर है, ई मेंबर है, आई मेंबर है, ओ मेंबर है, यू मेंबर है। यानी यह क्या होंगे, ये सब के सब एलिमेंट होंगे उस सेट का। तो हम कह देंगे क्या, एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाई, क्या होगा, यह स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। कैसे, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, यानी हम कह सकते हैं क्या कि यानी कि जो सेट होगा वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, और जो उसके एलिमेंट होंगे वो किससे डिनोट किए जाएंगे, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C से डिनोट किए जाएंगे। अब एक सिंबल आता है, एक ग्रीक लेटर में एक सिंबल है आपका, बताते हैं हम आपको। ग्रीक लेटर में एक सिंबल है जिसको हम लोग कहते हैं
बिलोंग्स टू, या उसका मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ। तो आइए हम उसकी स्टडी करते हैं कि कैसे हम उसको पढ़ा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एक एलिमेंट आता है, एक साइन आती है ग्रीक लेटर में, एक साइन होता है, एक नोटेशन होती है, उसका मतलब होता है क्या, ये ऐसे आएगा, ऐसे, यानी इसका मतलब होता है क्या, इज एलिमेंट ऑफ, इज एलिमेंट ऑफ, या इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो इस 1 इसका एलिमेंट है, 2 भी इसका एलिमेंट है, 3 भी इसका एलिमेंट है, 4 भी इसका एलिमेंट है, 5 भी इसका एलिमेंट है। तो यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी देन 1 जो होगा वो क्या करेगा, ए में बिलोंग्स करेगा, 2 भी क्या होगा, इज एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, या बिलोंग्स टू ए, या 5 बिलोंग्स टू, ऐसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 है, 6 इसमें नहीं है, तो इससे यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा क्या, इज नॉट बिलोंग्स टू, यानी एक और साइन आएगा, एक नोटेशन आएगी ग्रीक लेटर में, इसका मतलब होता है इज नॉट एलिमेंट ऑफ, इसका मतलब होता है क्या, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, यानी कि मतलब क्या, डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग टू, इसका मतलब होता है क्या, डजंट बिलोंग्स टू। यानी अगर कहीं कहा होगा कि ए कोई यहाँ पे सेट है और यहाँ पे ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स करके आ जाए और कहे क्या -2 और यहाँ ए फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, तो यहाँ -2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, इज नॉट एलिमेंट ऑफ। अगर यहीं पे कहा था क्या 3 और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो कहते क्या, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ए। तो ये है आपका एक ग्रीक लेटर है, आप ध्यान रखिएगा, एक ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर का इसका मतलब होता है क्या, इज एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू, यानी वो उसका अवयव है या नहीं, इसका मतलब नहीं है। यानी कि कहने का मतलब क्या, कि इफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए, तो हम यहां लिख सकते हैं, यानी देन ए बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए में, या ऐसे लिखेंगे इंप्लाइड दैट ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, या फिर ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे। ये होता है आपका क्या, किसी सेट के रिप्रेजेंटेशन का, यानी सबसे पहला एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी में मिलेगा। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे फर्स्ट ईयर का 10 सेट थ्योरी का, 11th का सेट थ्योरी पढ़ोगे तो आप उसको पहला चैप्टर आपको मिलेगा क्या, सेट थ्योरी में क्लासिफिकेशन, कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, और एप्रोप्रिएट सिंबल्स यूज करना, कि कैसे हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे किसी सेट में हम ये बिलोंग्स टू लिखते हैं। हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रस्टर से, सेट बिल्डर से, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको पहला एक्सरसाइज में मिलेगा क्या आपका, कि पहले तो क्लासिफिकेशन पूछेगा और एप्रोप्रिएट सिंबल्स यूज करने के लिए पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। यानी कि आप समझिए इसका मतलब होता है क्या, ये ग्रीक लेटर का एक साइन है जिसका मतलब होता है इज एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू। ओके, यानी कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट में है तो उसका मतलब है बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग्स टू का मतलब ये वाली साइन, डज नॉट बिलोंग्स टू ये वाली साइन। ओके, तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। किसकी बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे हम लोग सेट्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी चर्चा किया जाए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक का नाम है आपका क्या, रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। कभी कभी इसको हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म भी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म भी पढ़ते हैं। कहीं कहीं इसको हम लोग कहा बोला जाता है,
प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत आसान चीज है, आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम कहेंगे किसी भी सेट को कर्ल ब्रैकेट, सुनिएगा कर्ल ब्रैकेट। तो कर्ल ब्रैकेट कैसे होता है? कर्ल ब्रैकेट ऐसे होता है, यानी हम कह सकते हैं क्या, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटेन इन कर्ल ब्रैकेट एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाई कॉमा। इसे कॉमा से, कॉमा से, यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी इस फॉर्म में एलिमेंट्स यानी सेट के सारे एलिमेंट्स किस में लिखे जाएंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, और ईच एंड एवरी एलिमेंट सेपरेटेड बाय क्या हो जाएगा? कॉमा। यानी कि एग्जांपल में आप कह सकते हो क्या, एग्जांपल में यानी हम कह सकते हैं क्या, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट यानी इंग्लिश अल्फाबेट में आप कह दोगे क्या, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? ए ई वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू कहाँ लिखे जाएंगे? कर्ल ब्रैकेट में, कामा से अलग किए जाएंगे। तो कामा से यह किस फॉर्म में है? इसी को हम लोग बोलते हैं आरएफ या रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। यानी हम कहेंगे क्या, यानी इन दिस फॉर्म, समझिए, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स of a set written in a curly bracket and each and every element is separated by commas। यानी दो एलिमेंट होंगे तो वे दोनों एक दूसरे से कैसे किससे सेपरेट किए जाएंगे? कॉमा के द्वारा। यानी आपने पढ़ा क्या, इस फॉर्म में आप जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब कॉमा के द्वारा सेपरेट किए जाएंगे और लिखे जाएंगे कर्ली ब्रैकेट। एक और बात इसमें नोट पॉइंट होता है, इसमें नोट पॉइंट यानी कहते हैं क्या, रिपीटेशन ऑफ डिजिट, रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड। यानी इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्या कह रहा है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। यानी कि आइए इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब अगर आपको ये पूछ दे, कह दे क्या, द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स, ऑल लेटर्स, ऐसे कहें, ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद में जितने भी आपके लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स का क्या बनाइए? सेट बनाइए। तो सेट बनाएंगे तो ए इक्वल्स टू, सब कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी स्टार्ट करेंगे किससे? कैपिटल ए से, फिर क्या होगा? एल आएगा। अब फिर इसके बाद क्या है? एल है, तो एक एल लिख चुके हैं तो दूसरा एल नहीं लिखेंगे। तो ये उसके बाद ए आएगा, ए भी लिख चुके हैं, यानी उसके बाद क्या करेंगे? एच लिखेंगे। उसके बाद क्या है? फिर ए है, नहीं लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे। दिस इज द एल। यानी आप देख रहे हैं क्या, अगर आप लिखते तो ए डबल एल, फिर ए, फिर एच, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर डी, लेकिन आपने क्या लिखा? ए लिखा, एल लिखा, एच लिखा, बी लिखा, डी लिखा। इसका मतलब है क्या, कि जब ए आ जाएगा तो फिर ए नहीं आएगा, एल आ जाएगा तो एल नहीं आएगा। दिस इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड इन दिस फॉर्म। यानी आप फिर क्या पढ़े, रोस्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना होगा तो किसी भी सेट को कहेंगे क्या, सबसे पहली बात कि सारे एलिमेंट्स को आप कर्ली ब्रैकेट में लिखें। दूसरी बात कि जब आप एलिमेंट्स लिख दे रहे हैं तो दो एलिमेंट्स के बीच में क्या लगाइए? कॉमा लगाइए। और तीसरी बात कि ये देख लीजिए कि उस फॉर्मेट में क्या एलिमेंट्स का रिपीटेशन है, अगर है तो वो गलत है, यानी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। ये दिस इज द रोस्टर। आइए अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। किसकी बात करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा ये हल्का सा टिपिकल है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग यूं कहेंगे कि सेट बनाने की विधि है। ये सेट बनाने की विधि है, यानी कि अगर हम ये कह दें कि हमारे पास कोई है, यानी देख लीजिए इफ ए इक्वल्स टू क्या है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो हमको यह पता होना चाहिए कि यह एक्स, यह मान लीजिए एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, मान लीजिए पूरा क्या है? एक्स है।
यानी एक वेरिएबल है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, px है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, px है। इसका मतलब क्या कि यह एक वेरिएबल है और px इसकी प्रॉपर्टी है। यानी ये जब x है, यानी x क्या है, AEIOU, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि यह क्या है, वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट का। यानी इसको लिखेंगे कैसे, यानी देन 10, हम इसको लिख सकते हैं 10, इन दिस फॉर्म द सेट कैन बी रिटन इन कर्ल ब्रैकेट एंड written in x sided px, where x be a variable and px be property of x, बस इतना बात समझिए। यानी x such that px, x such that px मतलब अब इसको लिखना कैसे होगा SBF में, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे x such that x is the set of all vowels of English alphabet मिडिल ब्रैकेट क्लोज, ऐसे लिखेंगे। समझ रहे हो, यानी कि अगर हम ये कह दें कि किसी सेट का ये क्या है, ये वेरिएबल है, और उसकी अगर आप प्रॉपर्टी आपको पता होगा तो स्टार्ट कैसे करेंगे, x साइडेड x, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, यानी उसका जो डिफिनेशन होगा उसको लिख देंगे। यानी इसको भी आप मिडिल ब्रैकेट में ही लिखोगे, लेकिन कैसे लिखोगे, x साइडेड px मतलब क्या, प्रॉपर्टी ऑफ x। ओके, आइए एक दो एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं कि कैसे इसमें लिखा जाएगा। यस, अगर आपके पास बहुत तरीके से हम इसको नोटेशंस के द्वारा भी यूज करेंगे, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर b इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, ऐसे लिखा है, तो आप देख रहे हो क्या 1 2 3 4 5, यह क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं SBF में, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कैसे, क्या लिखेंगे, x साइडेड x is the set of natural number less than 6, यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। अब इसको थोड़ा सा और नोटेशन अगर यूज करें तो आप यहाँ पे एक ऐसा लिखोगे, x said that x belongs to natural number और कॉमा x less than or equal to 5, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो x said that x belongs to natural number, x is less than 6, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो x said that x belongs to z plus और x is less than or equal to 5, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई कैपिटल एन आ रहा है, यहाँ जेड प्लस आ रहा है, तो कुछ आपको सिंबल्स याद रखने होंगे कि सिंबल्स का क्या मतलब होता है। तो कुछ आपके सेट में कुछ अप्रोप्रिएट सिंबल्स होंगे, कुछ लेटर्स होंगे, उनका अपना मतलब होता है। आइए उन सबको हम देखते हैं, कुछ सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x साइडेड x प्रॉपर्टी ऑफ x, ओके, x साइडेड x प्रॉपर्टी ऑफ x, ओके, x साइडेड x प्रॉपर्टी ऑफ x। अब ये देखिएगा कि वो प्रॉपर्टी किसकी है। जैसे कि एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, उसके बाद से हम लोग इसको बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर b है हमारे पास, ठीक है, b यह है 1 4 9 16, ऐसे है। तो आप देख रहे हो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आप ऐसे लिख सकते हो, x said that x is the set of squares of natural number less than the set of squares of natural number less than क्या हो जाएगा, 5, less than 5, यानी 5 जो नंबर है उनके स्क्वायर्स क्या हो, छोटा है। ठीक है, कुछ एप्रोप्रिएट सिंबल्स की हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आइए, पहला आपका कहीं n लिखा हो या z प्लस लिखा हो, इसका मतलब होता है क्या, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का है
या फिर क्या कहे नेचुरल नंबर। बात एक ही। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर्स। दूसरी बात कह देगा क्या हो W कहे यानी कि क्या हो जाएगा द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स। तीसरा कहेगा क्या आपका Z यानी द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ क्या हो जाएगा इंटीजर्स, द सेट ऑफ क्या हो जाएगा इंटीजर्स। कहीं आपका कहेगा Z माइनस, इसका मतलब है क्या द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। कहीं आपका ये कह दे Q कह दे, इसका मतलब है क्या द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर। कहीं आपका कह दे क्या Q प्लस यानी द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। कहीं आपका कह दे क्या Q माइनस, इसका मतलब द सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। कहीं अगर आपका कह दे क्या R कह दे यानी कह देंगे क्या द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर। फिर कहीं कह दे क्या आपका R प्लस यानी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। फिर कहीं कह दे क्या आपका R माइनस, इसका मतलब द सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। कहीं कह दे आपका क्या Q स्टार यानी क्या हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। और कहीं कह दे आपका क्या C यानी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपकी चर्चा, ठीक है। तो आप इन सब शब्दों का यूज करके, आप सेट बिल्डर फॉर्म में इन सब लेटर्स का आप यूज करके क्वेश्चंस को थोड़ा इजी कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। ओके।